जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, पहली किस्त हमने खत्म की थी उसके ऊपर जो इस तस्वीर में कुछ बातें रह गई। जी हाँ, जी हाँ, मुझे हमने पंजाब से मुताल्लिक बात की हाँ, हाँ, KPK से। सिंध में सूरत हाल ये थी कि सिंध के जितना बड़ा जागीरदार था जी, मुसलमान, जी, वो सब हिंदुओं को मखलूस थे। सही, बिल्कुल, उनको सूद पे पैसे लेते थे, वो देते थे। पाकिस्तान बनने से उनका फायदा ये हुआ कि उनसे जान छूटी, उनको निकाल कर्ज़े दिया, खत्म हो गए, जी हाँ, जमीनें वापस उनको मिल गई जी। और कब्जा ले लिया उन्होंने। लेकिन सिंध के अंदर तो बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ हिंदू अभी तक माशाल्लाह मेजॉरिटी में भी हैं, जी हाँ, जहाँ ज़बीहे की याद आज भी नहीं है। जी हाँ। मैं गया हूँ वहाँ पे थरपारकर वगैरह के उमरकोट। ज़रिए, उमरकोट थरपारकर वगैरह आपको पता ही है। अच्छा, एक जब ये पाकिस्तान बन रहा था और जो हमारे यहाँ जो पंजाब की हमने बात की और इसमें जो इत्तेफाक से बात करनी रह गई वो थी थोआ खालसा की है। और थोआ खालसा में आपको मालूम हुआ कि वहाँ पे एक बड़ा लोकलाइज सा मसला था कि किसी औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ किसी गुरुद्वारे के अंदर कोई जलसा सा हुआ था। तो उसके वक्त उसके जवाब में पूरी मुस्लिम लीग की क्यादत ऊपर की, वो वहाँ पहुंची थी जलसा करने के लिए, हंगामा किया। और बाद में हालात इतने खराब हो गए, इतने खराब हो गए कि उसमें बड़ी तादाद में मतलब वहाँ पे सिख कत्ल भी हुए हैं, औरतें की रेप भी हुई हैं और कुएं पूरे भर गए हैं उनकी लाशों से, जो सारा रिकॉर्ड भी मैंने प्रोग्राम किया भी था अपने उसके अंदर ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको फिर काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग का कोई लीडर नहीं पहुंचा उधर ये। वहां पे आपको बताऊं मैं कि लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी बीवी पहुंची थी दिलजोई करने के लिए सिखों की। नेहरू साहब पहुंचे थे दिल्ली करने के लिए, लेकिन कायदा का जवाब ये था कि ये तो वक्ती मसला, जब पाकिस्तान बनेगा फिर ऐसा कोई मसला होगी नहीं। कोई नहीं गया वहां बताने के लिए। तो लीडर थे भी नहीं, पब्लिक लीडर नजर भी नहीं आते थे जी, अच्छा, ये एक चीज और मैं बताऊं कि जब 40s में इलेक्शन तो हमारे पास हुकूमत बनी थी पूरे हिंदुस्तान में, बाकी जगह मुसलमान बिखरे हुए थे, लखनऊ में, यूपी में। एक बंगाल था, ठीक है, और एक सिंध था, ठीक है। और बंगाल में लोगों की निगाहें लगी हुई थी कि जब ये मुसलमान अपनी हुकूमत बना लेंगे तो उनका रवैया क्या होगा अकलियतों की तरफ। और डायरेक्ट एक्शन डे पे हमने बता दिया कि उनका क्या रवैया होगा। सोहरावर्दी साहब जाके वहां बैठ गए थे और जो कत्ल खून हुआ है उसके बाद से जितनी अकलियतें थी जो कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी में रहना था, इनको उनको यकीन हो गया था कि हम मुस्लिम महफूज नहीं है। तो इसका भी कोई आज तक हमारे यहाँ तारीख में जिक्र नहीं आता है कि जो दो ब्लंडर हुए हैं तक़सीम हिंद से फौरन पहले, एक थोड़ा खालसा का और पंजाब का सिखों का बयान, उससे कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। और शायद इसकी हमें जरूरत भी नहीं थी, हमें जरूरत वही थी। जी हाँ, वक्त जी, का बहुत ही करते रहे। जी, जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा गुफ्तगू लेके। ये जो मौलाना का फैसला था पंजाब आके क्याम करने का, आपके ख्याल में कोई मुनासिब फैसला था? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब तो बड़ा एक, पंजाब में मौलाना हमारी तरह जैसे हमारा खानदान था, ये पार्टीशन से पहले ही आ गए थे जी। पठानकोट एक जगह थी जो हिंदुस्तान में चला गया। मैं 47 की बात कर रहा हूँ। 47 में भी लाहौर डायरेक्ट आए। हाँ, तो लाहौर में ही जो उनके दूसरे अहबाब जो वहाँ क़याम उनके साथ था, वो अक्सरियत पंजाबियों की थी जी। लेकिन वहाँ पे उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी जो थी, चाहे वो से मुस्लिम लीग की जैसे पहले की रही हो, वो काफी हॉस्टाइल नहीं थे सब चीज एनवायरमेंट में। जो जो ब्यूरोक्रेसी आप कहते हैं, पुलिस और थाना कहते हैं, उन्हें कोई खुजली से वेलकम तो नहीं किया होगा मौलाना का वहाँ पे आना लाहौर में? असल में मौलाना को जानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे। अच्छा, मौलाना कितना बड़ा काम करना चाहते हैं। उनका आम मौलवी है मस्जिद का, और पंजाब में पार्टीशन से पहले मौलवी की हैसियत भी एक कमी कार की थी, उसके लिए भी गंदम बना के निकाला जाता था जी। शाह जी आए सर दे दो, तो वो समझे नहीं थे मौलाना को, मौलाना क्या क्या विजन क्या है। लेकिन मौलाना के खिलाफ साजिशें भी कितनी कितनी हुई हैं। आपको याद है एक दफा ये हुआ था कि एक पुलिस अफसर ने अपनी जान पे खेल की, डॉक्यूमेंटेड है सारा, उनको आके इत्तला दी थी कि आज रात को मीडिया आपके घर पे आ रहा है, पुलिस वाले आपके घर पे आ रहे हैं एक लड़की को बरामद करने के लिए, मैं अपनी नौकरी को खेल के आया हूँ। तो मौलाना कहा कोई सवाल ही करने, मेरे घर में कोई लड़की है ही नहीं है। तो जब उसने इसरार किया, उसने चेक किया, तो मानो उनके सर्वेंट क्वार्टर में उनके नौकर के पास एक औरत पहले से मौजूद थी, जिसको उन्होंने कहा था कि ये पंजाब से मेरी रिश्तेदार आई हुई है। और वो उसने अगर ना की होती तो आज मौलाना के खिलाफ जो ये चलती हैं उसमें ये सबसे आगे होती है कि उनके घर में एक अगवा लड़की बरामद की गई थी। तो बड़ी साजिशें भी हुई मौलाना के खिलाफ, गंदी साजिश जी। आगे बढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा, कॉलेज लाइफ में आप कैसी गुजारी आपने? कॉलेज लाइफ बहुत एक्टिव गुजारी, बहुत जमीयत में कॉलेज से मुताल्लिक हुआ। जमीयत से कब तारुफ आपका? कॉलेज असल में मैं एक साहब से ट्यूशन पढ़ता था जी, और उनका नाम था सैयद जामिन अली शाह
जामिल अली शाही, जामिल अली शाह, ये मेरे ख्याल है काफी शहीद मशहूर हैं। शहीद बहुत जमात इस्लामी के। जी जी। वो सीए कर रहे थे मोहसिन रजील कंपनी में। अच्छा 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 अच्छा। और वो ट्यूशन बच्चों को पढ़ाते थे फ्री जी। लोग पढ़ते थे उनको बयान के। उनकी वो जमात इस्लामी से वाबस्ता थे। अच्छा। और कलंदर लोगों में से थे। हाँ। कि जब आप उनके घर जाएं तो जो चीज़ है खाने की वो हाजिर है, चाय हाजिर है, खाना हाजिर, जो भी है, 2 रोटियाँ तो एक आप खा लीजिए, वो खा लेंगे। और पढ़ाने के मामले में वो मुखालिफ का बच्चा हो और अपना बच्चा हो और किसी दोस्त का बच्चा हो, वो सबको पढ़ने के शौकीन हो। सब पढ़ाते थे। बल्कि ये होता हमने देखा कि बाद मुखालिफिन जो उनके मुखालिफिन थे वो अपने बच्चों को लाते थे कि अच्छा, पढ़ाओ। जामिशी से कर दिया। वहाँ से भी मुतासिर हुआ। और भुट्टो साहब जब लियाकताबाद पहली बार तशरीफ लाए जी, तो उनकी जलसे में जो हंगामा किया वो उनकी ग्रुप में सैयद आमिर शहीद की ग्रुप में किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर प्रीमियर कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया, रफीक बना वहीं पर और कारकुन बना, जॉइंट सेक्रेटरी बना प्रीमियर कॉलेज में, जनरल सेक्रेटरी फिर प्रेसिडेंट भी। ठीक है। उस वक्त तक नूर खान की वो पॉलिसी आ चुकी थी कि स्टूडेंट यूनियन में अगर आपके पिछले तमाम पेपर क्लियर है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, वरना नहीं लड़ सकते। तो उसका फायदा जमीत को हुआ। एनएसएफ कमजोर होती गई, हम आगे बढ़ते गए। फिर नाराबाद के जितने कॉलेज थे, जो शिपाना, जिना, प्रीमियर, सिटी, सब में जमीत की यूनियन रही। जमीत का जमाना भरपूर जमाना था हमारा। काफी कुछ सीखने को मिला आपको उसमें। बहुत कुछ सीखा ही जमीत, सारी तरबियत ही जमीत में। और मैंने सुना है कि उस जमाने में जो सीनियर्स होते थे वो मेंटोर होते थे नए आने वालों के, तैयार करते थे, बिल्कुल तैयार, अपना रिप्लेसमेंट तैयार करते थे। बिल्कुल। अच्छा नाज़िम वही कहलाता था कि इसके जाने के बाद एक अच्छा रिप्लेसमेंट आता था। गुड, ये बीसीसीआई के आगा सनाफी साहब कहते थे कि गुड मैनेजर्स वन हु प्रोड्यूसेस गुड मैनेजर्स। जी। अच्छा, तारीख ने बताया कि जब वो इत्तेफाक से मर्जुल मौत के शिकार हो गए थे तो उनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं था बीसीआई में, इसलिए बीसीआई डूब गई। तो कहते थे लेकिन अमल नहीं किया उन्होंने ये। तो जमीत में निज़ाम था बाकायदा, तरबियती प्रोग्राम चलते थे बहुत मादत के साथ। क्या आपको वो निज़ाम आज भी जमात में जमीत नजर आता है कि लोग अपना रिप्लेसमेंट भरपूर तरीके से तैयार करते हो या अपने आप को इररिप्लेसेबल बनाना वो ज्यादा मुनासिब समझते हैं? जमात इस्लामी तो रिस्पॉन्सिबल बनाना ज्यादा समझते हैं, बनाते नहीं है, अपना तैयार नहीं करते, तैयार नहीं करते ना कि जमीत में का मुझे नहीं पता है जमीत का क्या निजाम चल रहा है। तो खैर उनके हर साल अच्छा, वो सामने नजर भी आता है, सामने नजर भी आता है ना कि रिप्लेसमेंट नहीं तैयार हो पाते हैं प्रॉपर्ली है। लेकिन हाफिज रहमान 9 साल जी से ज्यादा कराची के अमीर रहे जी, 16 साल तक मेरा ख्याल है वो 16 साल जी, 16 साल सबसे तवील इमारत जी। जो कि उन्होंने जमात इस्लामी को बहाल किया, जिंदा किया और जमात इस्लामी को फ्रंट पर ले आए। ये उनकी अपनी काविशें, अपनी मेहनत, अपनी जद्दोजहद थी। वैसे हम थोड़ा सा मौजू से हट जाएंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बाकी पार्टियों के लिए फार्मूला था -1 का, अल्ताफ हुसैन माइनस, नवाज शरीफ माइनस, इमरान खान माइनस, कहीं जमात इस्लामी के लिए फार्मूला तो नहीं था? नहीं, माइनस का रहा, मुनव्वर साहब को हटाया गया, उसके बाद से कोई सिलसिला नहीं रहा। क़यादत खुद में तब्दील हो गई। सिराजुल हक आ गए। सिराजुल हक अच्छे कारकुन थे, अच्छे अमीर नहीं थे। उसकी वजह थी कि उनका अपना तालीमी मेयार इतना नहीं था, इल्मी एतबार से वो उस लेवल पर नहीं आते थे जहाँ मुनव्वर वो काजी साहब। नहीं, वो तो बहुत मदद के साथ कैसे भाई, मेरे ख्याल है वो इल्मी सोते जो थे जो 60s तक थे, जहाँ एक बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी तहरीकी लिटरेचर बनाने की। अब तो इतना तहरीकी लिटरेचर पढ़ने का रवाज भी नहीं है। अब तो जो हम जिंदा है, हमारे लीडरान कराम वो अपने सोशल मीडिया ट्वीट्स की वजह से जिंदा है। पढ़ने वाले भी उसी वक्त थे और लिखने वाले भी जी 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 हाँ। 60s के बाद कोई नजर नहीं आता, न लिखने वाला न पढ़ने वाला। तो फिर तो वो डिटैच हो गया ना मामला। अब तो इस्लामिक रिसर्च अकेडमी वो काम नहीं करे जो इंफरादी तौर पर उस वक्त बड़े बड़े नईम सिद्दीकी और वगैरह करते थे कुछ लोग। तो मेरे ख्याल हम आहिस्ता आते हैं यूनिवर्सिटी आप कैसे पहुंचे? यूनिवर्सिटी जमीयत कराची ने फैसला किया कि मेरा एडमिशन होना चाहिए। अच्छा, बीकॉम के बाद तो
बैंकिंग सर्विस में इधर उधर कहीं चला जाता और गुम हो जाता है। हाँ लेकिन जमीयत कराची ने फैसला किया कि जिन चंद लोगों को यूनिवर्सिटी भेजना है बाकायदा, उनमें मेरा नाम, मुझे उस वक्त की शुरा में क्या जहन में था उनकी मुझे नहीं पता, लेकिन मलिक मुजाहिद जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त में कराची यूनिवर्सिटी आया। किस सन में आपका दाखिला हुआ? ये 74-75 का सेशन था। 74-75 सेशन दिए। बहुत माजरत के साथ आपके बहुत से खैर चाहने वाले हैं, हामी भी और मुखालिफ की, और वो कहते हैं कि जब आप आए तो आपने तारीख बदल दी जमीयत की। वहाँ पे ये कि जो एक होल्ड था जमीयत का, वो जमीयत पूरी जो लड़खड़ाई है तो फिर काबू में नहीं आई। करेक्ट है ये? इसमें मेरी अपनी जिंदगी, जो जमीयत की जिंदगी थी, उसमें मैंने जमीयत के दो दौर देखे। एक बिल्कुल मगलूबियत का, जब नाम नहीं ले सकते थे आप जमीयत का और दावत का, और फिर वो जब मजबूत होल्ड किया हमने आकर, और वो इतना मजबूत होल्ड था कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में हर जगह हमारा होल्ड होता था, और उसमें कोई ऐसा आंसर शामिल नहीं रहा कभी भी कि हम खौफजदा नहीं था। असल बात ये थी कि हमें किसी का खौफ नहीं होता था। बड़े से बड़े लोग बाहर से आते थे, बदमाशी करते थे, हम उनको डिफेंड करते थे, और ये बेखौफी जो थी ये हमारी बदनामी का भी सबब बनी। मुखालिफिन ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा इशू किया कि साथ बदमाशों ग्रुप है और इसी वजह से किया कि हम खौफजदा नहीं होते थे। और ये बेखौफी ने जमीयत को वहाँ परवान भी चढ़ाया, मजबूत भी किया। लड़खड़ाई नहीं जमीयत, जमीयत तो बहुत बाद में जाकर के ये महमूद गज़नवी की बात का दौर है जब थोड़ा जमीयत। लेकिन कसर भाई की ये बात सही नहीं है कि एक दौर ऐसा भी आया जमीयत का कि वो लोग जो कि अफगान वार में शरीक हुए, जिन्होंने अपने नाम तक बदल के नाम साथ अफगान लगा लिया, अपने समझ गया मैं किन की बात कर रहा हूँ, जब उनका कराची यूनिवर्सिटी आना जाना हुआ तो सिर्फ कुछ लोगों का ख्याल है कि फिर धमकाने का अवसर भी आ गया, असलहे का अवसर भी आ गया। क्या आपके इस बात से इत्तेफाक करते हैं? रफीक अफगान बुनियाद में वो शरीफ आदमी की औलाद, बहुत नफीस वालिद थे, जो हमेशा इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर जी, और केडीए के ठेकेदार होते जी। ये उनका बेटा था, और बहुत बाप से बहुत खौफजदा, बहुत जी में ले जाए बात करने वाला। ये जब कराची यूनिवर्सिटी आया तो इत्तेफाक से इसके साथ एक दो वाक़ात ऐसे हुए कि ये उस वक्त में जूडो कराटे सीख चुका था। अच्छा। और अफगानिस्तान नहीं गया था। हाँ। इसके दोस्त दानिश जी, मरहूम, जिसको बलोचों ने मार दिया। हाँ। वो और ये दोनों अच्छे एक्टिव है, और अपने मुखालिफिन को मारपीट में ये खासा इनका किरदार रहा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं उनकी हाथ पैरों की हद तक। उसमें चाकू, छुरी, बंदूक, पिस्टल, कोई चीज दाखिल नहीं हुई। वो ऐसा दो नहीं था। जमीयत को 67 से लेकर 77 तक 10 सालों में जितने प्रेसिडेंट गुजरे उनमें वो इलेक्शन में कामयाबी हुई, और कोई ऐसा फसाद या कोई ऐसा वाक़ा नहीं है जिसमें कोई आदमी मारा गया हो। कब से कब तक का बता रहे हैं? 67। हाँ। शमसुद्दीन खालिद पहले सदर जी, अनवर काज़मी दूसरे सदर जी, जो शफी गिलानी तीसरे सदर, अनवर काज़मी भी अच्छा जी, शफी गिलानी जी, जाहिद बुखारी जी, फिर अब रशीद कौसर जी, और उसके बाद अब्दुल मजीद मुजाहिद, फिर शफी नकी। शफी नकी के बाद मैं इलेक्शन लड़ा और मैं रहीम के मुकाबले में 35 वोट से में हारा। वो जमाना वो था कि जमीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा अपने उरूज पर था, वो आसमान छूता था जी। उसमें हमें थंडर स्क्वाड के नाम से बदनाम किया गया। आप नहीं थे थंडर स्क्वाड? थंडर स्क्वाड हमने एक ग्रुप लड़कों का बनाया था जी, जो कराची यूनिवर्सिटी में बाहर से आने वालों की जो मुदाखलत थी उसको रोकता था, रोकने के लिए बना था। और हकीकत यह है कि मैं आज सोचता हूँ हम क्या लोग थे कि यूनिवर्सिटी में रहते हुए हमें यूनिवर्सिटी पहुंचने तक डेट का पता नहीं था कि डेट क्या चीज होती है। ये लड़के लड़कियां डेट मारने यहाँ कैसे आते हैं? वो तो काजिम के मज़ार में रहते हैं डेट मारने। आपने वो सेफ थी। कराची यूनिवर्सिटी में जमीयत ने जो काम किया था वेलफेयर का, उसमें ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, बेहतरीन निज़ाम कायम किया जो सुबह से रात 12 बजे तक मुसलसल चलता था। कोरंगी, कोरंगी, मलीर, सऊदाबाद, डिफेंस, लाडी, केमाड़ी, सब में स्टूडेंट आते जी, उसको उससे फायदा लोग उठाते थे। अब वो किया कि 1 बजे के बाद नमाज निकलते
और झाड़ियों में तलाश करते थे। जो लोग होते थे कार्ड चेक करते, तो यूनिवर्सिटी के नहीं है तो बसों में बिठाते और रवाना कर देते। ये काम बहुत अच्छा काम किया, बड़ा नेक जज्बा था। लेकिन क्या ये मुनासिब ना होता है कि आप लोग बराह से करने के बजाय यूनिवर्सिटी को इत्तला देते कि भाई ये हो रहा है? उनके यूनिवर्सिटी का अपना वॉच एंड वार्ड डिपार्टमेंट था जी, तो उसके लोग उसमें कोई बाकायदा ऐसा था जो डिस्प्ले लेता था इन चीजों को करने में। उसके नहीं जो हमारी मकबूली करते थे, बताते थे हमें कि फला जगह लोग बैठे हैं, ये जगह बैठे हैं। वो तो हमें ये तक बताते थे कि ये तो स्टूडेंट हुए झाड़ियों में बैठने वाले, यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट भी। कराची यूनिवर्सिटी में उस वक्त में खवातीन टीचर, मर्द टीचर, ये भी लड़कों को लेकर अपने कमरों में लॉक करके बैठते। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में हर टीचर का एक कमरा होता था, उसको लॉक कर लेते थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, वो जो हमारे मुखालिफ हुए उसकी वजह ये थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको लॉक ना करें। तो किसी एक लड़की के साथ तना ना बैठा, लड़कियां हो तो 2-3 हो, लड़के हो आप बैठे। हमने एक जगह हमें इतना मिली कि हसन जफर आरिफ फिलासफी में वो बंद किए बैठे हैं। हम जब गए तो हम बजाया दरवाजा, खटखटाया तो वो कूद कर ऊपर से दूसरी मंजिल से कूदे, उनकी टांग टूट गई। अच्छा, उनकी टांग ऐसे टूटी थी? उनकी टांग इसलिए टूट गई। चलिए, ये तो भी बड़ा अब मैं ख्याल गुफ्तगू बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रही है, इसको भी रोकते हैं और बाकी फिर किस्सा आगे सुनते हैं कि आपके इल्जामात तो बहुत सुने, लेकिन आपको भी तो सफाई का मौका मिलना चाहिए।